इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे काम, आराम और जीवन यानी समकालीन विश्व में शहर की स्थिति क्या रही है, उसके बारे में बात करते हैं और उसका काम, आराम और जीवन से क्या कनेक्शन रहा है। जैसे कि बात करें सन 1880 की हम बात करते हैं। सन 1880 में क्या है, दुर्गाचरण दास ने एक उपन्यास लिखा था कि देवगानेर मर्त्य आगमन यानी धरती पर देवता उतरे। इस तरीके से उपन्यास इन्होंने लिखा था और इस उपन्यास में ब्रह्मा कुछ अन्य देवताओं के साथ में कलकत्ता जाने के लिए एक रेलगाड़ी में बैठते हैं और कलकत्ता उस समय के ब्रिटिश भारत की राजधानी था। और वर्षा है, वो वर्षा देव जो वरुण है, वो वरुण इस देवताओं की कलकत्ता की सैर कराते हैं। यानी वर्षा देव है वरुण, इन देवताओं को कलकत्ता की सैर कराते हैं और इस विशाल आधुनिक शहर को देख करके सारे देवता चकित रह जाते हैं। वे न केवल रेलगाड़ियां बल्कि गंगा के पानी में चलते विशाल जहाज, कारखानों की धुआं उगलती चिमनियां, बड़े बड़े पुल, विशाल स्मारक और नाना प्रकार की चीजों से लदी दुकानों को देख करके विस्मित रह जाते हैं और जगमगाते महानगर की चक्काचौंध से वे इतने अभिभूत हो जाते हैं कि स्वर्ग के अपने दरबार में ऐसा ही संग्रहालय बनवाने का निर्णय कर लेते हैं। और 19वीं सदी के कलकत्ता के नए नए मौकों की भरमार थी। वहाँ व्यापार और वाणिज्य, शिक्षा और नौकरियां एक दूसरे के अवसर सामने आ रहे थे। लेकिन देवतागण इस शहर की एक चीज से यहाँ पर परेशान भी होते थे। उन्हें यहाँ के ठग और चोरों, भयानक गरीबी, असंख्य लोगों के दड़वे नुमा मकानों को देख करके बड़ा दुख होता था। ब्रह्मा खुद ऐनक खरीदने के चक्कर में ठगे जाते हैं। जब वे जूते खरीदने के लिए दुकान में जाते हैं तो वह ये देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं कि सारे दुकानदार एक दूसरे को धोखेबाज बता रहे हैं। सारे देवता जाति, धर्म और औरत मर्द के फर्क को देख करके बड़े परेशान होते हैं। जो भेद अब तक कुदरती और सामान्य दिखाई देते थे, वे टूटते दिखाई दे रहे थे। दुर्गाचरण राय की तरह 19वीं सदी में भारत के बहुत सारे लोग शहरों को देख करके हैरान भी होते थे और भ्रम में भी पड़ जाते थे। शहर का जीवन परस्पर विरोधी छवियों और अनुभवों को जन्म दे रहा था। एक तरफ संपन्नता तो दूसरी ओर गरीबी का महासागर था। एक तरफ चमक दमक थी तो दूसरी तरफ धूल धुक्कड़ थी। एक और अवसर थे तो दूसरी ओर यहाँ पर निराशा थी। क्या शहर हमेशा ऐसे ही थे? यद्यपि शहरीकरण की प्रक्रिया बहुत लंबी रही है, लेकिन आधुनिक शहर के उदय का इतिहास 200 साल से ज्यादा पुराना नहीं रहा है। औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, दुनिया के बहुत बड़े भाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना, लोकतंत्र आदर्शों का विकास और इन तीन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं से आधुनिक शहरों की सकल सूरत तय करने में निर्णायक भूमिका निभाई है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि शहरीकरण को जन्म देने वाली कुछ प्रक्रियाओं को समझने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ हम इस बात को पड़ताल करेंगे कि आधुनिक शहर कैसे विकसित हुए और शहर के भीतर क्या चलता है। जैसे अगर शहर की विशेषताओं की अगर हम बात करें, सबसे पहले इस बात पर विचार करें कि एक तरफ शहरों और दूसरी तरफ गांव और कस्बों के बीच में हम क्या फर्क देखते हैं। और निप्पोर और मोहनजोदड़ो जैसे शुरुआती कस्बे और शहर नदी घाटियों के आसपास विकसित हुए थे। वे अपने समय के उन इंसानी बस्तियों और आबादियों से बड़े थे। प्राचीन शहर केवल तभी बच सकते थे जब बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए भी भोजन का प्रबंध किया जा सके जो खाद्य उत्पादन के अलावा अन्य काम करते हैं। राजनीतिक सत्ता, प्रशासकीय नेटवर्क, व्यापार और उद्योग, धार्मिक संस्थाओं और बौद्धिक गतिविधियों के केंद्र आमतौर पर शहर ही होते थे। शहरी इलाके कई तरह के हो सकते हैं। कहीं समय समय पर लगने वाले बाजार होते थे तो कहीं स्थानीय बाजार होते थे। दूसरी ओर ऐसे छोटे कस्बे भी होते थे जो बाजार के साथ साथ कानून, प्रशासन और धार्मिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। शहरों के आकार और जटिलताओं में बहुत फर्क होता था। राजनीतिक प्राधिकार का केंद्र प्राय शहरी होते थे। वे दस्तकारों, व्यापारियों, धार्मिक अधिकारियों को प्रश्रय देते थे। शहर या घनी आबादी वाले आधुनिक किस्म के महानगर भी हो सकते थे। यहाँ से एक पूरे क्षेत्र के राजनीतिक और आर्थिक कामों को देखा जाता था जिनकी आबादी बहुत बड़ी होती थी। महानगर की बात करें तो ऐसे प्रांत या देश का विशाल और घनी आबादी वाला शहर जो प्राय वहाँ की राजधानी भी होता है। शहरीकरण की बात करें तो किसी शहर या कस्बे के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया शहरीकरण कहलाता है। तो हम आधुनिक विश्व में शहरीकरण के इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। महानगरीय विकास के उदाहरण के तौर पर हम दो आधुनिक शहरों लंदन और मुंबई के विस्तार से अध्ययन करेंगे। लंदन दुनिया का सबसे बड़ा महानगर है
और 19वीं सदी में साम्राज्यवादी केंद्र रहा है और मुंबई भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक शहर है। इंग्लैंड में औद्योगिकरण और आधुनिक शहर की अगर हम बात करें, इंग्लैंड में औद्योगिकरण और आधुनिक शहर का उदय किस तरीके से हुआ। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा असर डाला है। इसके बावजूद 1850 के दशक तक की यानी कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होने के कई दशक बाद तक भी यह ज़्यादातर पश्चिम शहर मोटे तौर पर ग्रामीण किस्म के शहरी होते थे। लीड्स एंड मैनचेस्टर जैसे प्रारंभिक औद्योगिक शहर 18वीं सदी के आखिरी में स्थापित किए गए कपड़ों मिलों के कारण प्रवासी मजदूरों की बड़ी संख्या में आकर्षित कर रहे थे। 1851 में मैनचेस्टर में रहने वाले 3/4 से ज़्यादा लोग ग्रामीण इलाके से आए प्रवासी मजदूर थे। तो यहाँ पर हम देखें, लंदन को देखें, 1750 तक इंग्लैंड और वेल्स का हर 9 में से एक आदमी लंदन में रहता था और यह एक महाकाय शहर था जिसकी आबादी 6,75,000 तक पहुँच चुकी थी। और 19वीं शताब्दी में भी लंदन इसी तरह फैलता रहा है। 1810 से 1880 के बीच 70 सालों में उसकी आबादी 10 लाख से बढ़कर के 40 लाख यानी कि 4 गुना हो चुकी थी। फिर हालांकि लंदन में विशाल कारखाने नहीं थे, फिर भी प्रवासी आबादी चुंबक की तरह उसी तरह खींची जा रही थी। गैरेथ स्टीडमैन जोन्स के शब्दों में 19वीं शताब्दी का लंदन क्लर्कों और दुकानदारों, छोटे पेशेवरों, निपुण कारीगरों, कुशल और शारीरिक श्रम करने वालों की बढ़ती आबादी, सिपाहियों, नौकरों, दिहाड़ी मजदूरों, फेरी वालों और भिखारियों का शहर था। लंदन की गोदी के अलावा मुख्य रूप से 5 तरह के बड़े उद्योगों में बहुत सारे लोगों का काम मिला था। ये उद्योग थे परिधान और जूता उद्योग, लकड़ी व फर्नीचर उद्योग, धातु और इंजीनियरिंग उद्योग, छपाई और स्टेशनरी उद्योग, शल्य चिकित्सा उपकरण व घड़ी जैसी सटीक माप वाले उत्पादन और कीमती धातुओं की चीज़ें बनाने वाले उद्योग। पहले विश्व युद्ध यानी 1914 से 18 के दौरान लंदन में मोटर कार और बिजली के उपकरणों का भी उत्पादन होने लगा था और विशाल कारखानों की संख्या बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई कि शहर की 3/4 नौकरियां इन्हीं कारखानों में सिमट करके रह गई थी। तो यहाँ पर 1784 की टेम्स नदी देख सकते हैं। फिर 1862 में टेम्स नदी में क्या है, ये लेवल बढ़ जाता है, किसका, प्रदूषण का लेवल बढ़ जाता है। फिर 1884 के बाद में 1914 में हम देखें, 1914 में ये लंदन का फैलाव इस तरीके से होता है। तो अलग अलग दौरों में लंदन की आबादी को दर्शाने वाला मानचित्र है और उसके बाद में ये 1950-80 में इस तरीके से लंदन फैल गया था। तो मतलब टाइम के अकॉर्डिंग लंदन है। 1984 में कम आबादी थी, उसके बाद में 62 में और ज़्यादा आबादी हो गई, 1914 में और ज़्यादा आबादी हो गई और 1980 में और ज़्यादा आबादी हो गई। हाशिए के समय की अगर हम बात करें, जैसे जैसे लंदन बढ़ा वहाँ अपराधी बढ़ने लगा। कहते हैं कि 1870 के दशक में लंदन में कम से कम 20,000 अपराधी रहते थे और इस दौर की आपराधिक गतिविधियों के बारे में अब हम काफ़ी कुछ जानते हैं क्योंकि उस समय अपराध व्यापक चिंता और बेचैनी का कारण बन चुके थे। पुलिस कानून व्यवस्था को लेकर चिंतित थी, परोपकारी समाज की नैतिकता को लेकर बेचैन थे और उद्योगपति, परिश्रमी व अनुशासित मजदूर वर्ग चाहते थे। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपराधियों की गिनती की गई, उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाने लगी, उनकी जिंदगी के तौर तरीकों की यहाँ पर जांच की जाती थी। 19वीं सदी के मध्य में हेनरी मैयू ने लंदन के मजदूरों पर कई किताबें लिखी हैं। उन्होंने ऐसे लोगों की एक लंबी सूची बनाई जो अपराधों से ही अपनी आजीविका चलाते थे। अपराधियों की इस सूची में दर्ज बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो मकानों की छतों से शीशा चुरा लेते थे, दुकानों से खानों की चीज़ें उठा लेते थे, कोयले के ढेर उठा ले जाते थे, वार्डों पर सूखे कपड़े उठा ले जाते थे। दूसरी ओर ऐसे अपराधी भी थे जो अपने धंधे में माहिर थे, जिन्हें अपराधों की पूरी सफाई से अंजाम देना अच्छी तरीके से आता था। लंदन की सड़कों पर ठगों और जालसाजों, जेब कतरों, छोटे मोटे चोरों की भरमार रहती थी। जनता को अनुशासित करने के लिए शासन ने अपराध के लिए भारी सजाएं तय कर दी, तो जो लायक गरीब थे उन्हें रोजगार देने का इंतजाम यहाँ पर शुरू कर दिया। परोपकारी की बात करें तो ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक उत्थान और भलाई के लिए काम करता है, इसके लिए अपना पैसा और समय देता है, वो व्यक्ति परोपकारी कहलाता है। तो 18वीं सदी के आखिरी में और 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में फैक्ट्रियों में बहुत सारी औरतें भी काम करती थी और जैसे जैसे तकनीक में सुधार आया, कारखानों में औरतों को नौकरियां छीनने लगी और वे घरेलू कामों में सिमट करके रह गई। 1861 की जनगणना से पता चलता है कि लंदन में लगभग 2.5 लाख घरेलू नौकर हैं और उनमें औरतों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। उनमें से भी अधिकांश हाल ही में शहर में आई हैं और बहुत सारी औरतें परिवार की आय बढ़ाने के लिए अपने मकानों का इस्तेमाल करती हैं। वे या तो किसी
भाड़े पर रख लेती हैं या फिर घर पर रह करके सिलाई बुनाई या कपड़े धोने या फिर माचिस बनाने जैसे काम करती हैं। 20वीं सदी में हालात एक बार फिर बदले जब औरतों को युद्धकालीन उद्योग और दफ्तरों में काम मिलने लगा और वे घरेलू काम छोड़ करके फिर बाहर आने लगी। बहुत सारे बच्चों को भी मामूली वेतन के लिए कामों पर भेजा जाने लगा। बहुधा उनके माँ बाप भी उन्हें काम पर भेजते थे। 1880 के दशक में दी विटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन नामक पुस्तक लिखने वाले पादरी एड्रयू मियर्स ने इस बात पर रोशनी डाली है कि लंदन के अल्प वेतन कारखानों में मजदूरी करने की बजाय अपराध ही ज़्यादा फायदेमंद क्यों है। माना जाता है कि 7 साल का एक बच्चा चोरी चकारी करके हर हफ्ते आराम से 10 शिलिंग या 6 पैसे कमा लेता था। अगर इसी उम्र का कोई लड़का उस चोर के बराबर कमाना चाहे तो उसके लिए उसे हफ्ते में माचिस में 26 डिब्बे यानी रोजाना 1226 माचिसें बनानी पड़ेंगी। और 1870 के अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून और 1902 में लागू किए गए फैक्ट्री कानून के बाद बच्चों को औद्योगिक कामों से बाहर रखने की व्यवस्था यहाँ पर शुरू कर दी गई। अब यहाँ पर बात करें टेनेमेंट्स क्या होता है। काम चलाऊ या अक्सर बेहिसाब भीड़ वाले अपार्टमेंट मकान, ऐसे मकान बड़े शहरों के गरीब इलाकों में ज़्यादा पाए जाते हैं। अब अगर आवास की बात करें तो आवास की क्या व्यवस्था थी। औद्योगिक क्रांति के बाद लोग बड़ी संख्या में शहरों की तरफ रुख करने लगे तो लंदन जैसे पुराने शहर नाटकीय रूप से बदलने लगे। फैक्ट्री और वर्कशॉप मालिक प्रवासी कामगारों को रहने की जगह नहीं देते थे। फलस्वरूप जिनके पास जमीन थी ऐसे अन्य लोग ही उन नव आगंतुकों के लिए सस्ते और सामान्य असुरक्षित टेनमेंट्स बनाने लगे थे। और जब ये टेनमेंट्स बनाने लगे तो यहाँ पर ये हम देख सकते हैं बहुत सारे शहरों में खैराती संस्थाओं और स्थानीय शासन की ओर से जाड़ों में रहन बसेरे और अजनबी घरों की व्यवस्था की जाती थी। गरीब लोग भोजन, गर्माहट और पनाह की आस में इन स्थानों को और टूट पड़ते थे। यूं तो गांवों में गरीबी खूब थी लेकिन शहरों में घनी और साफ दिखाई पड़ती थी। 1887 में लिवरपूल के एक जलपोत मालिक चार्ल्स बूथ ने लंदन के ईस्ट एंड यानी पूर्वी छोर में लंदन के अल्पकुशल मजदूरों का पहला सार्वजनिक यानी कि सामाजिक सर्वेक्षण किया। उन्होंने पाया कि लंदन में कम से कम 10 लाख लंदन की आबादी का लगभग 5वां हिस्सा लोग बहुत गरीब थे और उनकी उम्र 29 साल से ज़्यादा नहीं है। संपन्न वर्ग और मध्यम वर्ग की औसत उम्र है 55 साल थी। बूथ ने पाया कि इन मजदूरों को किसी वर्कशॉप, अस्पताल या पागल खाने में मरने की संभावना ज़्यादा है। चार्ल्स बूथ ने अपने सर्वेक्षण में निष्कर्ष निकाला कि लंदन को अपने निर्धनतम नागरिकों को बसाने के लिए कम से कम 4 लाख कमरे और बनाने होंगे। कुछ समय तक शहर के खाते पीते बशिंदे यही मांग करते रहे कि झोपड़पट्टियों को साफ कर दिया जाए, लेकिन धीरे धीरे लोग इस बात को समझने लगे कि शहर के गरीबों के लिए आवास का इंतजाम करना जरूरी है। और इस बढ़ती चिंता का क्या कारण था। पहली बात तो यही थी कि गरीबों के एक कमरे वाले मकान को जनता के स्वास्थ्य के लिए खतरा माना जाने लगा और इन मकानों में भीड़ रहती थी। वहाँ हवा निकासी का इंतजाम नहीं था, साफ सफाई की सुविधाएं नहीं थी। दूसरा, खस्ताहाल मकानों के कारण आग लगने की खतरा बढ़ जाता था। तीसरा, इस विशाल जनसमूह के कारण सामाजिक उथल पतन की आशंका दिखाई देती थी। 1917 की रूसी क्रांति के बाद यह डर काफी बढ़ गया। लंदन के गरीब कई विद्रोह ने कर डाले। इस आशंका से निपटने के लिए मजदूरों के लिए आवासीय योजना यहाँ पर शुरू कर दी गई। तो यहाँ पर रॉलैंडसन ने अपनी कृतियों में लंदन के उन काम धंधों को दर्ज किया है जो औद्योगिक पूंजीवाद के आगमन के कारण खत्म होने लगे थे। उसके बाद में हम बात करें लंदन की सफाई की। लंदन को साफ सुथरा बनाने के लिए यहाँ पर तरह तरह के प्रयास किए गए। भीड़ भरी बस्तियों को भीड़ कम करने और खुले स्थानों को हरा भरा बनाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया, आबादी को कम करने के लिए और शहर को योजना अनुसार बसाने के लिए कोशिश शुरू कर दी गई। और इसी तरह की आवासीय समस्याओं से जूझ रहे बर्लिन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों की तर्ज पर अपार्टमेंट्स के विशाल ब्लॉक बनाए गए, लेकिन टेनेमेंट्स की वजह से यहाँ की समस्या विकट थी। मकानों की भारी किल्लत की असर को काबू करने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किराया नियंत्रण कानून लागू किया गया। और यहाँ पर लंदन की एक झोपड़पट्टी यहाँ पर देख सकते हैं 1899 की। इस तस्वीर में सड़क का किन किन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था और 20वीं सदी के मजदूर आवासों में क्या बदलाव आने लगे, उसके बारे में बात कर सकते हैं। फिर गरीबों के लिए आराम और मौज मस्ती करने के लिए सड़क के अलावा कोई जगह नहीं होती थी। 19वीं सदी में अभिजात तबके के लोग सड़कों पर बढ़ती शराबखोरी और गंदगी को लेकर के काफ़ी चिंतित थे। आखिरकार शराबखोरी की समस्या से निपटने के लिए संयमता आंदोलन शुरू किया गया। फिर खुले स्थानों पर बच्चों को
भी नहीं बुलाया जाना चाहिए। उनकी छोटी छोटी टांगों के हिसाब से किंडरवैंक यानी कि छोटी सीटों का इंतजाम किया गया। जहां मुमकिन हो उनके लिए झूले नाव चलाने के लिए तालाबों व नावों को रखने के लिए रेत के किनारे ही होने चाहिए थे, यानी नावें साफ सुथरी रहें। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर संयमता आंदोलन क्या है? मुख्य रूप से मध्यम वर्ग के नेतृत्व में चलाया गया यह समाज सुधार आंदोलन है, जो इंग्लैंड और अमेरिका में 19वीं सदी से शुरू हुआ था। और इस आंदोलन में शराब को परिवार या समाज की तबाही के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता था। और इस आंदोलन में मुख्य रूप से कामकाजी तबके में नशीले पेय पदार्थों के उपभोग में कमी लाने पर जोर दिया गया। 19वीं सदी के औद्योगिक शहरों में घुटन भरे भीड़ भड़के से देहाती साफ हवा की चाह बढ़ा दी थी। लंदन और पेरिस के बहुत सारे अमीर तो देहात में आकाश गृह बनवाने का खर्चा उठा सकते थे, पर यह विकल्प सबके पास नहीं था। शहर के लिए नए फेफड़े का इंतजाम करने की बात उठने लगी। लंदन के गिर्द हरित पट्टी वाली विकसित करके देहात और शहर के फासले को बांटने के प्रयास यहाँ पर किए गए। फिर वास्तुकार और योजनाकार एवे नेजर हावर्ड ने गार्डन सिटी यानी कि बगीचों का शहर की अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने एक ऐसे शहर का खाका खींचा जहां पेड़ पौधे की भरमार हो, जहां लोग रहते हो और काम भी करते हों। उनका मानना था कि इस प्रकार बेहतर नागरिक तैयार करने में भी मदद मिलेगी। हार्वर्ड के विचारों के आधार पर रेमंड अनविन और बेरी पार्कर ने न्यू अर्जविक नाम से एक गार्डन सिटी का डिजाइन तैयार किया था। और इसमें साझा बाग बगीचे, खूबसूरत नज़ारों का इंतजाम किया गया। हर चीज़ को बड़ी बारीकी से सजाया गया, लेकिन ऐसे मकानों को केवल खाते पीते कामगारी यहाँ पर खरीद सकते थे। और यहाँ पर हम बात करें कि ध्यान से देखेंगे, चारों तरफ से बंद हरे भरे स्थानों के सहारे एक नया सामाजिक जीवन विकसित हो रहा है। विश्वविद्यालयों के दौरान की बात करें, हम यहाँ पर विश्व युद्धों की बात करें, विश्व युद्धों के दौरान 1919 से 1939 मजदूर वर्ग के लिए आवास का इंतजाम करने की जिम्मेदारी ब्रिटिश राज ने अपने ऊपर ले ली थी। और स्थानीय शासन के जरिए 10 लाख मकान बनाए गए। इनमें से ज़्यादातर एक परिवार के रहने लायक छोटे मकान थे। और इस दौरान शहर इतना फैल चुका था कि अब लोग पैदल का अपने काम तक नहीं जा सकते थे। शहर के आसपास यानी कि उप शहरी बस्तियों के अस्तित्व में आने से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अनिवार्य हो चुकी थी। शहर में आवागमन की अगर बात करें, अगर लोगों को उपनगरीय बस्तियों से शहर तक आने के लिए यातायात की सुविधा नहीं है, तो भला लोगों को शहर छोड़कर उपनगरीय गार्डन आबादियों में जाकर रहने के लिए कैसे तैयार किया जा सकता है। तो लंदन की भूमिगत रेलवे ने आवास की समस्या को एक हद तक हल कर दिया था। इसके जरिए भारी संख्या में लोग शहर के भीतर बाहर आ जा सकते थे। दुनिया की सबसे पहली भूमिगत रेल के पहले खंड का उद्घाटन 10 जनवरी 1863 को किया गया। और यह लाइन लंदन की पैडिंगटन और फेरिंगटन स्ट्रीट के बीच में स्थित है। और पहले ही दिन 10,000 यात्रियों ने इस रेल की यात्रा की। और इस लाइन पर हर 10 मिनट में अगली गाड़ी आ रही थी। 1880 तक भूमिगत रेल नेटवर्क का विस्तार हो चुका था और उसमें सालाना 4 करोड़ लोग यात्रा करने लगे। शुरू में भूमिगत यात्रा की कल्पना से लोग डर जाते थे। और इस बारे में अखबार के एक पाठक ने इन शब्दों में चेतावनी दी थी कि मैं जिस डब्बे में बैठा था वह पाइप पीते मुसाफिर से भरा हुआ था और डिब्बे का माहौल सल्फर, कोयले की धूल और ऊपर लगे गैस की लैब से निकलती गंध से अटा हुआ था। हालत ये थी कि जब हम मूरगेट स्टेशन पहुंचे तब मैं यहाँ पर सवा साफ रोदन या गर्मी के कारण अधमरा हो चुका था। मेरा मानना है कि इन भूमिगत रेलगाड़ियों को फौरन बंद कर देना चाहिए। ये स्वास्थ्य के लिए भयानक खतरा है। तो यहाँ पर ये गाड़ियाँ देख सकते हैं, लंदन में रेलवे लाइनें बिछाई जा रही हैं, इनका ये चित्र बताया गया है। उसके बाद में सवा सब रोदन या क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण दम घुटने का जो एहसास होता है उसे हम कहते हैं सवास रोदन। उसके बाद में बहुत सारे लोगों का मानना था कि इन लोहे दैत्यों ने शहर की अफरा तफरी और अस्वास्थ्यकर माहौल को बढ़ा दिया है। और निर्माण की प्रक्रिया में होने वाले बेहिसाब विनाश के बारे में चार्ल्स डिकेंस ने डाम्बी एंड सन्स में लिखा है कि मकान गिरा दिए गए, सड़कों को तोड़कर बंद कर दिया गया, जमीन में गहरे गड्ढे और खाइयाँ खोद दी गई, चारों तरफ बेहिसाब मिट्टी और धूल के अंबार लगा दिए गए, अंधूरेपन की 100,000 शक्लें और पदार्थ सामने थे, उलट पुलट अपनी जगह अदलते बदलते जमीन में धसे हुए थे। तकरीबन 2 मील लंबी रेलवे लाइन बिछाने के लिए औसतन 900 घर गिरा दिए गए। और इस प्रकार लंदन में बनी ट्यूब रेलवे के कारण
लंदन के गरीबों को बड़ी संख्या में उजाड़ा गया, और ख़ास तौर से दो विश्वयुद्धों के बीच में। वर्तमान में इन सारी अड़चनों के बावजूद भूमिगत रेलवे एक ज़बरदस्त कामयाबी साबित हुई। 20वीं सदी के आते-आते न्यूयॉर्क, टोक्यो, शिकागो जैसे ज़्यादातर विशाल महानगर अपनी सुव्यवस्थित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बिना नहीं रह सके। नतीजा यह हुआ कि शहर की आबादी और बिखरने लगी। सुनियोजित उपनगरीय इलाकों और अच्छे रेल नेटवर्क की बदौलत बहुत सारे लोगों के लिए मध्य लंदन से बाहर रहते हुए रोज काम पर आना आसान हो गया। तो विज्ञापन में हम यहाँ पर देख सकते हैं, विज्ञापन में लोगों को हरे भरे, कम भीड़ वाले, सुंदर उप शहरी इलाकों में बसने के लिए यहाँ पर प्रेरित किया गया है। उसके बाद में यहाँ पर लंदन की सड़कों पर बात करें हम, इन नई सुविधाओं ने सामाजिक और ऊंच नीच को कमजोर किया और नई किस्म की विभेद भी यहाँ पर पैदा कर दी। इन बदलावों से लोगों के घरेलू और सार्वजनिक जीवन पर क्या असर हुए, क्या उनके सभी सामाजिक समूह के लिए एक जैसा महत्व था? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं लंदन की सड़कों पर गायें। आधुनिक शहर बनाने के लिए सड़कों को भी साफ करने का फैसला लिया गया, और 19वीं सदी में लंदन की सड़कों पर गायों की वजह से अक्सर ट्रैफिक क्या हो जाता था, जाम हो जाता था। तो शहर में सामाजिक बदलाव किस तरीके से आए हैं? अगर शहर में सामाजिक बदलाव की बात करें तो 18वीं सदी में परिवार उत्पादन और उपभोग के साथ साथ सामाजिक निर्णय लेने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण इकाई थी। औद्योगिक शहर में जीवन के रूप रंग से परिवार को उपाय देता और स्वरूप को पूरी तरीके से यहाँ पर बदल दिया था। परिवार के सदस्यों के बीच में अब तक जो बंधन थे वे ढीले पड़ने लगे। मजदूर वर्ग में विवाह संस्था टूटने की कगार पर पहुंच गई। दूसरी ओर ब्रिटेन के उच्च एवं मध्यम वर्ग की औरतें अकेलापन महसूस करने लगी। हालांकि नौकरानियों की आ जाने से उनकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई थी। ये नौकरानियां बहुत मामूली वेतन पर घर का खाना बनाती थी, साफ सफाई का काम करती थी और बच्चों की देखभाल भी करती थी। वेतन के लिए काम करने वाली औरतों को अपने जीवन पर ज़्यादा नियंत्रण था, और विशेष रूप से निम्नतर सामाजिक वर्गों की महिलाओं को अपने जीवन पर अच्छा खासा नियंत्रण था। बहुत सारे समाज सुधारकों का मानना था कि एक संस्था के रूप में परिवार टूट चुका है, और इस आशंका को दूर करने के लिए उन्होंने सुझाव दिया कि घर से बाहर जाकर काम करने वाली औरतों को दोबारा घर की चारदीवारी में भेजा जाए। शहर में मर्द और औरत और परिवार की अगर हम बात करें, इसमें कोई संदेह नहीं है कि शहर पुरुषों और महिलाएं दोनों में व्यक्तिवाद की नई भावना से पैदा कर रहा था। ये सामूहिक मूल्य मान्यताओं से दूर जाने लगे थे, और जो कि छोटे ग्रामीण समुदायों को खासियत थी, परंतु इस नई शहरी परिधि में पुरुष और महिलाओं की पहुंच एक समान नहीं थी। जैसे जैसे औरतों के औद्योगिक रोजगार खत्म होने लगे, रूढ़िवादी तत्व सार्वजनिक स्थानों पर उनकी उपस्थिति के बारे में अपना असंतोष व्यक्त करने लगे। औरतों के पास वापस अपने घरों में लौटने के अलावा कोई चारा नहीं था। सार्वजनिक परिधि केवल पुरुषों का दायरा बनती चली गई, और घरेलू दायरे को ही औरतों के लिए सही जगह माना जाने लगा। और 19वीं शताब्दी के ज़्यादातर आंदोलन, जैसे कि चार्टिज्म, सभी व्यस्त पुरुषों के लिए मताधिकार के पक्ष में चलाया गया आंदोलन, 10 घंटे का आंदोलन, कारखानों में काम के घंटे निश्चित करने के लिए चलाया गया आंदोलन, पुरुष बड़ी संख्या में एकजुट हुए। पुरुषों के मताधिकार आंदोलन और विवाहित औरतों के लिए संपत्ति के अधिकार आदि आंदोलनों के माध्यम से महिलाएं काफी समय तक जाकर के 1870 के दशक से राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गई। व्यक्तिवाद की बात करें, व्यक्तिवाद वह सिद्धांत है जिसमें समुदाय ही नहीं बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, अधिकार और स्वतंत्र कार्यवाही की हिमायत की जाती है। 20वीं शताब्दी तक शहरी परिवार एक बार फिर बदलने लगा, और इसके पीछे आंशिक रूप से युद्ध के दौरान औरतों के बहुमूल्य योगदान का भी हाथ था, और युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए महिलाओं को बड़ी संख्या में काम पर रखा जाने लगा, और इन परिस्थितियों में परिवार काफ़ी छोटा हो गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब परिवार वस्तुओं और सेवाओं के और विचारों के नए बाजार का केंद्र बिंदु बन चुका था। यदि नए औद्योगिक शहर ने सामूहिक श्रम के लिए नए अवसर उपलब्ध कराए, तो उनके रविवार और अन्य छुट्टियों के दिनों में आमोद प्रमोद और मनोरंजन की समस्या में खड़ी कर देगी। लोगों का मनोरंजन करने के लिए जो समय मिला, उन्होंने किस प्रकार प्रयोग किया, उसकी अगर हम बात करें, जैसे कि मनोरंजन और उपभोग की अगर बात करें, अमीर ब्रिटेन वासियों के लिए बहुत पहले से ही लंदन सीजन की परंपरा चली आ रही थी। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में 300 से 400 संभ्रांत परिवारों के समूह के लिए ओपेरा, रंगमंच और शास्त्रीय संगीत आदि कई प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन किए जाते थे। मेहनत का सपना खाली समय पब और शराब घरों में बिताते थे, और इन मौके पर वे खबरों का आदान प्रदान भी करते थे। कहीं कभी कभी राजनीतिक कार्यवाहियों के लिए यहाँ पर गोलबंदी भी करते थे। जैसे हम यहाँ पर बात करें, लंदन का एक प्रसिद्ध रिजॉर्ट बताया गया है यहाँ पर चित्र में, और यहाँ पर आनंद बागों का विकास 19वीं सदी में शुरू हुआ था, और उसमें संपन्न तबके के लोग ही खेलकूद, मनोरंजन और खाने पीने का इंतजाम यहाँ पर होता था। धीरे धीरे आम लोगों के लिए भी मन बहावल के तरीके निकलने लगे।
इनमें से कुछ सरकारी पैसे से शुरू किए गए थे। 19वीं सदी में लोगों को इतिहास का बोध होने के लिए, लोगों को ब्रिटेन की उपलब्धियों से परिचित कराने के लिए बहुत सारे पुस्तकालय, कला दीर्घाएं, संग्रहालय खोले गए। शुरुआती दिनों में लंदन में स्थित ब्रिटिश म्यूजियम में आने वालों का सालाना तादाद सिर्फ 15,000 थी। 1810 से इस संग्रहालय में प्रवेश शुल्क समाप्त कर दिया गया और दर्शकों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। 1824 से 25 में 1,67,643 दर्शक आए, जबकि 1846 तक दर्शकों की संख्या बढ़कर के 8,25,901 तक पहुंच गई थी। निचले वर्ग के लोगों में संगीत सभा काफ़ी लोकप्रिय थी और 20वीं सदी आते आते विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के लिए सिनेमा भी मनोरंजन का जबरदस्त साधन हो गया। ब्रिटिश औद्योगिक मजदूरों की छुट्टी के दिनों में समुद्री किनारे जाने की सलाह दी जाती थी, जिनसे वे खुली धूप और स्वच्छ हवा का आनंद ले सके। 1883 में ब्लैकपूल स्थित समुद्र तट पर सैर सपाटे के लिए आने वालों की संख्या लगभग 10 लाख से ज़्यादा थी और 1939 तक ये 70 लाख से ऊपर जा चुकी थी। फिर यहाँ पर हम देखें पूर्वी लंदन में नाविक का मिलनसार हम देख सकते हैं। इलस्ट्रेटेड लंदन का ये न्यूज है। यहाँ पर कामकाजी गरीब यहाँ भी रहते थे और अपने मनोरंजन के ठिकाने यहाँ पर बना लेते थे। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये शराब घर के बाहर खड़ी घोड़ा गाड़ियाँ और 19वीं शताब्दी का प्रारंभ है। इस तस्वीर से पता चलता है कि 19वीं सदी की शुरुआत में शराब खानों और घोड़ा गाड़ियों के बीच कितना गहरा रिश्ता था। रेलवे के आने से पहले शराब खाने ऐसे स्थान थे जहां आकर के घोड़ा गाड़ियां रुकती थी। थके हुए मुसाफिर शराब खाने में ही खाते पीते और सोते थे। शराब घर आमतौर पर घोड़ा गाड़ियों के रास्ते में स्थित होता था और उसमें रात को रुकने का इंतजाम रहता था। रेलवे और बस परिवहन के आगमन के साथ घोड़ा गाड़ियां और शराब खानों का इस्तेमाल कम होने लगा। रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों के पास ही शराब घर खुलने लगे और यहाँ लोग फटाफट पीने और गपशप के लिए ठहरते थे और फिर सफ़र पर निकल जाते थे। उसके बाद में शहर में रणनीति की अगर बात करें, शहर में राजनीति की, तो 1886 में कड़ाके की सर्दी के दिनों में चार दीवारी के बाहर काम करना असंभव हो गया था और लंदन के गरीब दंगों पर उतारू हो गए थे। उनकी मांग थी कि उन्होंने भयानक गरीबी से आज़ादी दिलाई जाए और डेप्टफोर्ड से लंदन की ओर बढ़े चले जा रहे थे। 10,000 लोगों की भीड़ से भयभीत दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी थी। जुलूस को तितर-बितर करने के लिए पुलिस बुलाई गई और इसी तरह का दंगा 1887 के आखिरी महीनों में हुआ और इस बार पुलिस ने ज़्यादा शक्ति दिखाई और इस पुलिस कार्यवाही को नवंबर 1887 के खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। 2 साल बाद लंदन के हजारों गोदी कामगारों ने हड़ताल कर दी थी और शहर भर में जुलूस निकाले गए। एक लेखक के अनुसार हजारों हड़ताली शहर भर में जुलूस निकाले गए, लेकिन न तो किसी की जेब कटी न ही कोई खिड़की टूटी और 12 दिन तक चली इस हड़ताल में मजदूरों की मांग थी कि गोदी कामगारों को यूनियन को मान्यता दे दी जाए। और इन उदाहरणों से आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि शहर में बहुत सारे लोगों को एक साथ राजनीतिक कार्यवाही में खींचा जाता था और इस प्रकार शहर की विशाल जनसंख्या के एक अवसर भी थी और एक खतरा भी थी। शहरों में विद्रोहियों की आशंकाओं को कम करने और शहरों को सुंदर बनाने के लिए सरकारी तंत्र ने हर संभव उपाय किए हैं और इस बात को पेरिस के बारे में अन्य उदाहरणों से भी हम समझ सकते हैं। गोदी कामगारों की हड़ताल का एक दृश्य है, ये 1889 का दिखाया गया है। उसके बाद में पेरिस का यहाँ पर आसमानीकरण भी बताया गया है कि पेरिस का आसमानीकरण किस तरीके से हुआ। जैसे अगर पेरिस के आसमानीकरण की बात करें तो सन 1882 में क्या हुआ, लुई नेपोलियन बोनापार्ट का भतीजा था लुई नेपोलियन थर्ड। इन्होंने खुद को सम्राट घोषित कर दिया और सत्ता संभालने के बाद उसने पूरे जोश से पेरिस के पुनर्निर्माण का काम शुरू कर दिया। नए पेरिस के निर्माण का काम बोरान होम्सन नामक वास्तुकार को सौंपा गया, जो सिया का प्रीफेस्ट था और उसका नाम सुंदरता और व्यवस्था के नाम पर शहरों के जबरन पुनर्निर्माण का पर्याय बन चुका था। उसने शहर को खूबसूरत बनाने और किसी भी तरह की बगावत की आशंका को दूर करने के लिए पेरिस के मध्य से गरीबों की बस्तियों को साफ करवा दिया। 1852 के बाद में 17 साल तक हासमान पेरिस के पुनर्निर्माण में लगा रहा। शहर भर में सीधी चौड़ी सड़कें, बुलेवार्ड्स यानी छायादार सड़क बनाई गई और खुले मैदान बनाए गए, बड़े बड़े पेड़ लगाए दिए गए। 1870 तक पेरिस की सड़कों में से 20% घमासान की योजना के अनुसार बनाई जा चुकी थी और पूरे शहर में पुलिस को तैनात किया गया। रात में गश्त शुरू की गई। बस अड्डों और टोंटी के पानी के इंतजाम भी यहाँ पर किया गया। इतने बड़े पैमाने पर काम करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत थी। 1860 के दशक में पेरिस के प्रत्येक 5 कामकाजी लोगों में से एक निर्माण कार्य में लगा था।
और इस पुनर्निर्माण अभियान में पेरिस के बीच रहने वाले 3,50,000 लोगों को यहाँ पर उजाड़ दिया गया। और यहाँ पर हम नई सड़कों की बात कर सकते हैं और प्रमुख सड़कों की बात कर सकते हैं कि नई सड़कें कौन सी हैं और प्रमुख सड़कें कौन सी हैं। ये सिया नदी के पास में है। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि पेरिस के कुछ संपन्न निवासियों को भी लगता था कि उनके शहर को दानवी ढंग से बदल दिया गया है। उदाहरण के लिए हम बात करें 1860 में गॉनकोट बंधुओं ने अपने लेखन में पुरानी जीवन शैली को खत्म हो जाने और एक उच्च वर्गीय संस्कृति के स्थापित हो जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया था। बहुतों का मानना था कि होम्सन ने एक जैसे दिखने वाले वोल्वेडर्स और छज्जों से भरा सुनसान उदास शहर बनाने के लिए सड़क के जीवन और सड़कों को मार डाला है। 1866 में लिखे गए मेजो न्यूवे नाटक में एक बूढ़ा दुकानदार कहता है कि अब तो जरा सी शहर के लिए भी मीलों चलना पड़ता है। ऐसी पटरियां बना दी गई हैं कि जो खत्म ही नहीं होती हैं। एक पेड़ एक बेंच एक खोखा, एक पेड़ एक बेंच एक खोखा, एक पेड़ एक बेंच एक खोखा, इस तरीके से बना दी गई है। लेकिन हाउसमैन के पेरिस के बारे में मचा यह हलगला जल्दी ही गर्व के भाव में तब्दील हो गया। यह नई राजधानी पूरे यूरोप के लिए ईर्ष्या का विषय बन गई। पेरिस बहुत सारे ऐसे वास्तुशिल्पीय, सामाजिक और बौद्धिक प्रयोगों का केंद्र बन गया जो पूरी सदी तक यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में अपना असर डालते रहे हैं। तो इस आमसान को परमार या तिनोनी हाथ में लिए पेरिस की योजना को तय करते हुए सीधी लकीरों का तीला के रूप में दर्शाया गया है। और यहाँ पर वोरान हामसन के द्वारा 1850 से 1870 के बीच बनवाई गई पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना यहाँ पर दिखाई गई है। फिर औपनिवेशिक भारत के शहर की अगर हम बात करें, औपनिवेशिक भारत का जो शहर है वो किस तरीके से रहा है। पश्चिम यूरोपीय शहरों के विपरीत 19वीं सदी में हमारे शहर इतने तेजी से नहीं फैले थे। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में शहरीकरण की रफ्तार धीमी ही रही है और 20वीं सदी की शुरुआत में हमारे देश के केवल 11% लोग शहरों में रहते थे और इस शहरी आबादी में से भी बहुत बड़ी संख्या में 3 विशाल प्रेसिडेंसी शहरों में रहती थी। ये बहुउपयोगी किस्म के शहर थे और इसमें बड़े बड़े बंदरगाह थे, वेयर हाउस थे, घर व दफ्तर थे, सेना की छावनियाँ थी और शैक्षणिक संस्थान, संग्रहालय, पुस्तकालय थे। मुंबई भारत का एक प्रमुख शहर था और 19वीं सदी के आखिरी सालों से मुंबई तेजी से फैलने लगा और 1872 में उसकी आबादी 6,44,405 थी जो 1941 में 15 लाख तक पहुंच गई थी। शहर के अंतर्गत विरोधी अगर अनुभव की बात करें हम, तो काली प्रसन्न सिंह ने 1862 के आसपास कलकत्ता के भारतीय हिस्से में शाम के दृश्य का वर्णन करते हुए बंगला में एक व्यंग लिखा है कि सने सने अंधेरा गहराने लगा था और लगता है कि अंग्रेज जूती शांतिपुर के धारीदार मफलरों और शिमला की धोतियों के मेहरबानी से इस समय पर ऊंच नीच का फर्क नहीं कर सकते। तेज तरह नौजवानों की टोली हंसी ठट्टा करते हुए अंग्रेजी में बात करते हुए कभी इस पर कभी उस दरवाजे पर दस्तक देती है। वे तब घर से निकलते हैं तब शाम की बत्तियां जलने लगती हैं और उस समय घर लौटते हैं तब आटे की चक्कियों की आवाज़ आने लगती है। कुछ भी अपने चेहरे मशवरे से ढक लेते हैं। वे मान लेते हैं कि अब उन्हें कोई पहचान नहीं सकता। शनिवार की शाम और शहर में असामान्य भीड़ है। तो यहाँ पर 1899 में जी आंगरकर ने मुंबई के बारे में लिखा है कि मुंबई शहर का वैसा विस्तार, उसके विशाल और महलनुमा निजी और सरकारी हवेलियां, चौड़ी सड़कें जिन पर एक साथ 6 घोड़ा गाड़ियां चल सकती हैं, व्यापारिक गलियों में घुसने के लिए मारामारी, मुसाफिर और मालगाड़ियों की सीटें, पहियों को बार बार आने वाला भयानक शोर, तरह तरह की चीजें खरीदने निकले, जेबों में चांदी के सिक्के व नोट लिए यहाँ से वहाँ भटकते ग्राहकों के द्वारा हर बाजार में जमकर सौदेबाजी, समंदर के किनारे हजारों नौकाओं के रेले, बार बार घड़ी देखते सरकारी और गैर सरकारी मुलाजिमों की कमोबेश तेज रफ्तार, फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलते धुएं के बादल, इमारतों के भीतर से उठता मशीनों का शोर, क्षितिज पर डूबते सूर्य की तिरछी किरणों में हर जात हर तबके के औरत मर्द सह परिवार और अकेले और बग्गियों या पैदल समुद्री किनारे हवा खाने और सैर के लिए निकले हैं। प्रेसिडेंसी शहर की अगर बात करें तो ब्रिटिश शासन के समय मुंबई, बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी की राजधानियां हैं। उसके बाद में हम बात करें कि नल बाजार मुंबई की एक भीड़भाड़ वाली सड़क है और राजा दीनदयाल द्वारा लिया गया है 19वीं सदी के आखिरी सालों का ये चित्र है। उसके बाद में हम बात करें मुंबई शहर का जो विस्तार हो गया, तो मुंबई भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर बस गया यहाँ पर। 17वीं शताब्दी में मुंबई 7 टापुओं का शहर था या 7 टापुओं का समूह था। उस पर पुर्तगालियों का नियंत्रण था। 1661 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी से हुआ, तो ये टापू अंग्रेजों के हाथ में चले गए और इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने
पश्चिम भारत के अपने सबसे मुख्य बंदरगाह सूरत से अपना मुख्यालय है वो मुंबई में कायम कर लिया। तो मुंबई का एक नज़ारा 1852 में हम देख सकते हैं। यहाँ पर इस चित्र में दाएं हिस्से पर यहाँ पर कोलंबा का लाइट हाउस और पृष्ठभूमि में सेंट थॉमस का गिरजा यहाँ पर देख सकते हैं। दाहिने साइड ये कोलंबा का लाइट हाउस ये हम देख सकते हैं। 19वीं सदी के मध्य में चित्रकारों को खूबसूरत दृश्य मिल जाते हैं। बड़ी विकास परियोजनाएं अभी शुरू कर नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पर मुंबई का नज़ारा 1852 में हम देख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखें कि शुरू में मुंबई का महत्व है गुजरात से आने वाले कपड़े के निर्यात के लिए ही ज़्यादा था, और 19वीं सदी के बाद के सालों के दौरान मुंबई एक बंदरगाह के रूप में विकसित होने लगा। यहाँ से कपास और अफीम जैसे कच्चे माल बड़ी तादाद में रवाना किए जा रहे थे, और धीरे धीरे यह पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण प्रशासकीय केंद्र भी बन गया, और सदी के आखिरी तक आते आते मुंबई देश का एक बड़ा औद्योगिक केंद्र बन चुका था। शहर में अगर रोजगार की बात करें तो अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की हार के बाद 1819 में मुंबई को मुंबई प्रेसिडेंसी की राजधानी घोषित कर दिया गया। इसके बाद शहर तेजी से फैलने लगे। कपास और अफीम के बढ़ते व्यापार के चलते न केवल बहुत सारे व्यापारी और महाजन बल्कि तरह तरह के कारीगर और दुकानदार भी मुंबई में आकर बसने लगे। कपड़ा मिलें खुलने के बाद में ज़्यादा संख्या में लोग हैं शहर की तरफ रुख यहाँ पर करने लगे, और उसके बाद में मुंबई में पहली सूत कपड़ा मिल है 1854 में स्थापित की गई। 1921 में वहाँ एक 85 कपड़ा मिल खुल चुकी थी और 1,86,000 मजदूर काम करते थे। 1881 से 1931 के बीच मुंबई में रहने वालों में से लगभग हर चौथाई ऐसे थे जिनका जन्म मुंबई में हुआ था। बाकी निवासी बाहर से आकर बसे थे। पास में ही रत्नागिरी जिले के बहुत सारे लोग कपड़ा मिलों में काम करने के लिए मुंबई आ रहे थे। 1919 से 1926 के बीच मिलों में काम करने वाले मजदूरों में औरतों की संख्या 23% थी। इसके बाद कामकाजी आबादी में उनकी संख्या लगातार गिरती चली गई, और आखिर में उनका हिस्सा है केवल 10% पर सिमट करके रह गया। और 30 के दशक के आखिरी तक औरतों के काम या फिर मशीनों में किए जाने लगे थे, और उनके काम पुरुष मजदूरों को सौंपे जाने लगे थे। 20वीं सदी के बहुत साल बीत जाने के बाद भी भारत के समुद्री व्यापार पर मुंबई का दबदबा बना हुआ था। मुंबई शहर दो प्रमुख रेलवे नेटवर्कों का जंक्शन या मिलन बिंदु था। रेलवे के कारण शहर में आने वालों को और सुविधा महसूस होने लगी। उदाहरण के लिए हम बात करें 1888 से 1889 में कच्छ के सूखे इलाके में पड़े अकाल के कारण असंख्य लोग हैं मुंबई आ गए थे। अप्रवासियों की इस बाढ़ से प्रशासनिक जो दायरे में बेचैनी और भय पैदा होने लगा। 1898 में प्लेग के महामारी के कारण जब लोगों के रेले मुंबई में आने लगे तो जिला प्रशासन ने लोगों को वापस भेजना शुरू कर दिया, और 1901 तक लगभग 30,000 लोगों को अपने मूल स्थानों पर वापस भेजा जा चुका था। आवास और पड़ोस की अगर हम बात करें, JN टाटा के लिए 1887 में समुद्री किनारे बनाई गई हवेली का ये भीतरी दृश्य है। मुंबई भीड़भाड़ वाला शहर था, और 1840 के दशक में लंदन का क्षेत्रफल प्रति व्यक्ति 155 वर्ग गज था, जबकि मुंबई का प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल है वो केवल 9.5 वर्ग गज था। 1872 में लंदन में प्रति मकान औसतन 8 आदमी रहते थे, जबकि मुंबई में प्रति मकान 20 आदमी थे। शुरू से ही मुंबई किसी योजना के अनुसार विकसित नहीं हुआ है। मकानों के बीच में ही बाग बगीचे फैले हुए हैं। फोर्ट एरिया में ऐसी स्थिति कुछ ज़्यादा ही दिखाई देती है। सन 1800 के आसपास मुंबई फोर्ट एरिया शहर को केंद्र था, दो हिस्सों में बढ़ चुका था। एक हिस्से में नेटिव रहते थे और दूसरे हिस्से में यूरोपीय या गोरे रहा करते थे। फोर्ट आबादी के उत्तर में एक यूरोपीय उपशहर और एक औद्योगिक पट्टी भी विकसित होने लगी थी। दक्षिण में इसी तरह की उपनगरीय आबादी और एक छावनी थी, और एक नस्ली विभाजन तीनों प्रेसिडेंसी शहरों में यहाँ पर दिखाई देती है। शहर के तीव्र और अनियोजित विस्तार के कारण 1850 के दशक तक शहर में आवास और जलापूर्ति की समस्याएं बहुत बढ़ चुकी थी। यहाँ पर कपड़ा मिलों के चालू होने के बाद तो मुंबई के आवासीय इलाकों पर दबाव और भी यहाँ पर बढ़ गया था। उसके बाद में हम बात करें कि मुंबई का दृश्य है रॉबर्ट गिडले द्वारा 1826 में दिखाया गया है। चौक से बाहरी बहुत सारी पालकियाँ यहाँ पर गुजर रही थी। उसके बाद में हम बात करें जगह साफ क्यों नहीं की जा सकती। अगर इसकी बात करें तो जगह साफ क्यों नहीं की जाती, ये जो स्रोत है इसमें ये बताया गया है कि ऑर्थर फ्राइडर्स को 1865 में मुंबई का पहला नगर निगम यहाँ पर नियुक्त किया गया था, और जब यहाँ पर 1865 में मुंबई का पहला नगर निगम नियुक्त किया गया था तो उन्होंने कई खतरनाक पैसों का दक्षिण मुंबई से बाहर रखने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार बिल्डर और उद्यमी शहर के मनमाने ढंग से
इस्तेमाल के लिए इंस्पेक्टरों को घूस देते हैं, भले ही उनकी गतिविधियों में शहर में प्रदूषण बढ़ता हो। यूरोपीय अमीरों और अफसरों की तरह अमीर फारसी, मुसलमान और ऊंची जाति के व्यापारी और उद्योगपति भी लंबे चौड़े बंगलों में रहते थे। इसके विपरीत मुंबई का 70% जनता घनी आबादी वाले चालों में रहती थी और मजदूरों को काम पर पैदल जाना पड़ता था। इसलिए 90% मूल मजदूर गिरन गांव नामक मिल गांव में रहते थे, जो मिलों से बेमुश्किल से 15 मिनट के फासले पर पड़ता था। फिर यहाँ पर बात करते हैं, केशव जी नायक अपने रंगसाजों को वापस कर उनके पुराने क्वार्टरों में ले गया। मैंने उसे सजा दी थी, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। केशव जी नायक ने पानी की तरह पैसा बहाया। जाने माने डॉक्टरों से कसम खाकर कहा कि रंगाई के काढ़े से सेहत को फायदा होता है, और इस घटना को देख करके जर्मनी की एक ताकतवर कंपनी ने यहाँ पर प्रभा देवी मंदिर के पास में भाप से रंगाई की एक विशाल कंपनी खोल दी, और उसका गंदा पानी माहिम खाड़ी की पानी या मिट्टी को गंदा करता था। और हद तो यह थी कि भैंसों, दायों, भेनवी और यहाँ पर ब्राह्मणों और तमाम पारसियों ने यहाँ मन किया वहाँ कपड़ा और धागा कारखाना खोल दिए। मसलन बायुकला क्लब के पास, रेस कोर्स पर, कमाठीपुरा, फोरास रोड, खेतवाड़ी में और गिरगांव रोड पर भी और चौपाटी पर भी यहाँ पर अपने धंधे यहाँ पर खोल दिए थे। मुंबई की 4 मंजिला इमारतें होती थी और शहर के नेटिव हिस्से में इस तरह की इमारतें कम से कम 1860 के दशक से तो बनने लगी थी। और लंदन के टेनेमेंट्स की तरह ये मकान भी मोटे तौर पर निजी संपत्ति होते थे, और बाहर से आने वालों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पर व्यापारी, महाजन, भवन निर्माण ठेकेदार इस तरह की इमारतें बनवाते थे। और प्रत्येक चाल में कमरों की कतारें होती थी। कमरों के लिए अलग अलग शौचालय यहाँ पर नहीं बनाए जाते थे। इन टेनेमेंट्स के एक साथ कई परिवार रह सकते थे। 1901 की जनगणना में बताया गया है कि टापू की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है, यानी कि कुल आबादी का 80% एक कमरे वाले टेनेंट्स में रहता था, और हर कमरे में औसतन 4 से 5 आदमी रहते थे। कमरों का भाड़ा बहुत ऊंचा था, इसलिए कई मजदूर मिलकर के एक कमरा ले लेते थे। वे या तो अपने रिश्तेदारों के साथ में या अपनी ही जात बिरादरी के मजदूरों के साथ में रहना पसंद करते थे। गंदे गटर, नालियों, भैंसों के तबेले इत्यादि के नजदीक होने के कारण कमरों की खिड़कियां बंद ही रहती थी, चाहे मौसम कितना भी आर्द्र क्यों ना हो। और पानी की समस्या हमेशा रहती थी। नलके पर अपनी बारी के चक्कर में लोग सुबह की अक्सर झगड़ते बैठते थे, लेकिन प्रेक्षकों का कहना है कि फिर भी उनके घर साफ रहते थे। तो 20वीं सदी के शुरुआत में हम यहाँ पर कलवा देवी रोड के पास बनाई गई चौल हम यहाँ पर देख सकते हैं। इस इमारत में जगह का संयोजन किस प्रकार से किया गया है वो हम देख सकते हैं। तो घर के भीतर जगह की कमी के कारण खाना पकाने, कपड़े धोने और सोने आदि की सड़कों और पास पड़ोस की खाली स्थानों का भी इस्तेमाल किया गया। जहाँ खाली जगह मिलती थी, शराब की दुकानें, अखाड़े खुल जाते थे। सड़कों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के मनोरंजन संबंधी गतिविधियों में किया जाता था। और 20वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों को याद करते हुए पार्वती बाई भोर ने बताया कि हमारी 4 जालों के बीच एक खुला मैदान था, और वहाँ कभी बाजीगर, कभी मदारी तो कभी कलाबाज अपने करतब दिखाने आते रहते थे। और वही नंदी बैल को देखने के लिए मजमा जुटता था। मैं कड़क लक्ष्मी से बहुत डरती थी, और जब वह 2 रोटी के लिए खुद अपने बदन पर कोड़े बरसाती थी तो मेरी रूह कांप जाती थी। चालों में भी रोजगार, हड़ताल, दंगे और प्रदर्शन के बारे में खबरों के लेन देन का भी काम चलता रहता था। मिलों के आसपास की बस्तियों में जाति कुटुंब के मुखिया, गांव प्रधान जैसी हैसियत रखते थे। कई बार मिल मजदूरों का ठेकेदार ही मोहल्लों का नेता भी होता था। वह विवादों का फैसला करता था, खाने पीने का इंतजाम करता था, और वक्त जरूरत कर्ज आदि की भी व्यवस्था करता था, और राजनीतिक हालात के बारे में वह महत्वपूर्ण जानकारी लाता था। दबे कुचले वर्गों के लिए तो मकान का इंतजाम करना और भी मुश्किल था। बहुत सारे चालाओं में मुसलमान और निचली जातियों के लोगों को नहीं रखा जाता था। उन्हें अक्सर नालीदार चादर और पत्तों और बांस के बने झोंपड़ों में रहना पड़ता था। अगर लंदन में नगर योजना का काम सामाजिक क्रांति के वैसे शुरू किया गया हो, तो मुंबई में यह काम प्लेग की महामारी के डर से हाथों में लिया गया था। 1898 में सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की गई, और उसे शहर के बीचों बीच बसे गरीबों के मकानों को हटाने का काम सौंपा गया। और इस ट्रस्ट की योजनाओं के कारण 64,000 लोगों को आवासीय सुविधाओं से हाथ धोना पड़ा था, और उसमें केवल 14,000 लोगों को ही मकान दिए गए थे। 1918 में भाड़ों को तर्कसंगत सीमा में रखने के लिए किराया कानून पारित किया गया, लेकिन उसका उल्टा असर हुआ। किरायों पर अंकुश लगाने के कारण मकान मालिकों ने मकान किराए पर ही देना कम कर दिया, क्योंकि किरायों पर अंकुश लग गया तो मकान मालिक यहाँ पर
मकान अपना किराए पर देना बंद कर देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर बात करें कि जमीन की कमी के कारण शहर के विस्तार से मुंबई में हमेशा ही समस्या पैदा हुई है। मुंबई शहर किसी तरह विकसित हुआ तो उसमें भूमि विकास परियोजनाओं का अहम हाथ रहा है। मुंबई में भूमि विकास की अगर हम बात करें, भूमि विकास क्या है, दबे कुचले वर्ग क्या है? दबे कुचले वर्ग ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द जिन्हें जातीय व्यवस्था में निम्न जातीय या अछूत माना जाता था। और भूमि विकास की बात करें तो दलदली या डूबी हुई जमीन को रहने या खेती करने या किसी काम के लायक बनाना भूमि विकास कहलाता है। तो मुंबई में भूमि विकास है, जैसे कि हम जानते हैं कि मुंबई जिन 7 टापुओं को मिलाकर के बनाया गया है उन्हें लंबे समय से एक दूसरे से जोड़ा गया था। और इस दिशा में सबसे पहली परियोजना है 1784 में शुरू की गई थी। मुंबई के गवर्नर विलियम हानरवी ने उस समय विशाल तटीय दीवारें बनाने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी थी ताकि शहर के निचले इलाकों के समुद्र के पानी की चपेट में आने से बच जाएं। तो यहाँ पर कोलाबा काजले 19वीं सदी के अंत में यहाँ पर बताया गया है। ट्रामों के घोड़े खींच रहे हैं और यहाँ पर घोड़ों के अस्तबल यहाँ पर दिखाए गए हैं यहाँ पर, और पृष्ठभूमि में ट्राम्बे कंपनी के दफ्तरों को यहाँ पर हम देख सकते हैं। और उसके बाद में जब से कई भूमि विकास परियोजनाएं चलाई जा चुकी हैं, 19वीं सदी के मध्य में व्यापारिक उद्देश्यों के लिए ज़्यादा जमीन की जरूरत पैदा हो गई थी और सरकार और निजी कंपनियां दोनों की ओर से नई परियोजनाएं तैयार की गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समुद्री भूमि के इस्तेमाल के योग्य बनाया जाए। निजी कंपनियां भी जोखिम उठाने के लिए तैयार थी और 1864 में मालाबार हिल ने या मालाबार हिल से कोलाबा के आखिरी छोर तक के पश्चिमी तटों को विकसित करने का ठेका वैकवे रिक्लेमेशन कंपनी को मिला। और भूमि विकास के लिए अक्सर मुंबई के आसपास के जो हालांकि इलाकों में यहाँ पर सपाट किया गया था। बाहरी लागत के कारण 1870 तक ज़्यादातर निजी कंपनियां बंद हो चुकी थी, लेकिन तब तक शहर का क्षेत्रफल 22 वर्ग किलोमीटर तक पहुंच चुका था। और 20वीं सदी में जिस प्रकार आबादी तेजी से बढ़ती रही, जमीन के हर टुकड़े को घेर लिया गया, ज़्यादा से ज़्यादा समुद्री जमीन को यहाँ पर विकसित किया जाने लगा। और एक सफल भूमि विकास परियोजना बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के अंतर्गत शुरू की गई। ट्रस्ट ने 1914 से 1918 के बीच एक सूखी गोदी का निर्माण किया और उसकी खुदाई से जो मिट्टी निकली उसका इस्तेमाल करके 22 एकड़ का वालार्ड एस्टेट बना दिया गया और उसके बाद मुंबई का मशहूर मरीन ड्राइव यहाँ पर बनाया गया। सपनों का शहर मुंबई सिनेमा और संस्कृति की दुनिया माना जाता है और मुंबई का प्रसिद्ध स्थान 20वीं सदी में समुद्री जमीन को विकसित करके यहाँ पर बनाया गया था। ये प्रसिद्ध स्थान है, मेरीन ड्राइव बनाया गया। तो भला कौन होगा जो मुंबई का जिक्र करे और उसके फिल्म उद्योग की चर्चा नहीं करे। यहाँ की बेहिसाब भीड़ और कठिन जीवन परिस्थितियों के बावजूद बहुतों के लिए मुंबई है वो मायापुरी है और रूप महलों के सपनों का शहर मुंबई को माना जाता है। मुंबई को बहुत सारी फिल्मी शहर में आने के बाद आने वाले अप्रवासी और उसके दैनिक जीवन में पेश आने वाली मुश्किलों के बारे में है। मुंबई फिल्म उद्योग के कई लोकप्रिय गीत शहर के अंतर्विरोधी आयामों को उजागर करते हैं। फिल्म CID 1956 में नायक का दोस्त गाता है कि ये दिल है मुश्किल जीना, यहाँ जरा हटके जरा बचके, ये है मुंबई मेरी जान। फिल्म गेस्ट हाउस में 1959 में मोह भंग की आवाज़ सुनाई देती है, जिसका जूता उसी का सर, दिल है छोटा बड़ा शहर, अरे बारे बात तेरी मुंबई। तो यहाँ पर मुंबई फिल्म उद्योग सबसे पहले कब सामने आया? हरीश चंद्र साखाराम, यहाँ पर हरीश चंद्र साखाराम वाटवाडेकर ने 1896 में मुंबई के हैंगिंग गार्डन में हुई कुश्ती के एक मुकाबले के एक दृश्य को कैमरे में उतारा था और यही भारत की पहली मूवी यानी चलचित्र थी। और कुछ समय बाद दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई 1913 में और बाद में मुंबई का फिल्म उद्योग आगे ही बढ़ता गया और 1925 तक मुंबई भारत की फिल्म राजधानी बन चुका था और यहाँ पूरे देश के दर्शकों के लिए फिल्मों का निर्माण होता है। 1947 में लगभग 50 फिल्में बनी जिन पर 75.6 करोड़ रुपए की लागत आई। 1987 का आते आते फिल्म उद्योग में काम करने वालों की संख्या है वो 5,20,000 तक जा चुकी थी। फिल्म उद्योग में काम करने वाले ज़्यादातर लाहौर, कलकत्ता, मद्रास आदि दूसरे शहरों से आए थे और इतनी सारी जगहों से आए लोगों के कारण ही फिल्म उद्योग का ऐसा राष्ट्रीय स्वरूप बना है। लाहौर से आए लोगों ने हिंदी फिल्म उद्योग के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस्मत चुगताई और सादत हसन मटो जैसे बहुत सारे विख्यात कलाकार और लेखक हिंदी सिनेमा से जुड़े हुए थे।
खुद बम्बईया फिल्मों ने भी शहर को सपने और हकीकत, झोपड़ियाँ और दमकते बंगलों की दुनिया वाली मिली जुली छवि देने में अहम भूमिका निभाई है। मुंबई के कई चेहरे हैं, जैसे कि हम बात करें, ये जो कविता दी गई है, कविता में पंक्तियों की फिल्मों को चक्काचौंध भरी दुनिया की बिल्कुल विपरीत दिखाई पड़ती है। ये पंक्तियां शहर में नवागंतुकों के अथक परिश्रम और कठिनाइयों की ओर संकेत करती हैं। जैसे कि मेरे पिता सह्याद्री से आए थे, तुम्हारी चौखट पर खड़े हो गए थे, उसके कंधे पर था एक कंबल और देह में खाली श्रम लिए टिफिन बॉक्स लादे हुए मिल तक जाता था मैं, और बचपन से मैं ऐसे ही बना था जैसे लोहार हथौड़ी बनाए। मेरे करघे पर जीवन कथा काटना सीखा और कभी कभी हड़ताल पर जाना भी। मेरे बाप मजदूरी करते करते ढल गए, मैं भी ढलूंगा, मेरे बच्चे भी, उन्हें भी मिलेगी ऐसी ही उदास रातें और स्याही कुंडली में लपेटे अंधेरे। और यहाँ पर अगर हम बात करें, समुद्री तट जमीन को विकसित करके बनाया गया सिंगापुर मरीन है। यहाँ पर ये देख सकते हैं हम, सिंगापुर मरीन। एशियाई देश के सभी शहर अनियोजित और बेहतरीन तरह ढंग से विकसित नहीं हुए थे। बहुत सारे शहरों के सोच विचार करके योजना तैयार की गई थी। आधुनिक सिंगापुर ऐसा ही एक शहर था। ली कुआन येव का ये सिंगापुर अगर हम बात करें, आज हम सबसे पहले सिंगापुर एक कामयाब, अमीर और सुनियोजित शहर है। दुनिया भर के लिए नगर विकास का एक शानदार मॉडल है। इस शहर का यह हैसियत हाल ही में मिली है। 1965 तक सिंगापुर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह तो था, लेकिन वह बाकी एशियाई शहरों जैसा ही था। नियोजन का तत्व तो वहां 1822 में मौजूद था, लेकिन लंबे समय तक केवल श्वेत बस्तियों का ही योजना के हिसाब से बसाया जाता था। सिंगापुर उस समय श्वेतों का शासन था। शहर की ज्यादातर आबादी भीड़-भाड़, गंदगी, खराब मकानों और गरीबी के माहौल में रहती थी। 1965 में जब पीपुल्स एक्शन पार्टी के अध्यक्ष ली कुआन येव के नेतृत्व में सिंगापुर को आज़ादी मिली, तो यह एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था और इसके बाद एक विशाल आवास और विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसने इस द्वीप राष्ट्र का चेहरा भी बदल डाला था। और इस बारे में जो योजना तैयार की गई, उसमें शहर के एक एक इंच का हिसाब रखा जाता है। और सरकार ने लगभग 85% जनता को अच्छे मकान दे दिए थे, इसलिए सरकार को जनता का समर्थन भी हासिल था। ऊंचे ऊंचे आवासीय खंडों में हवा निकासी और सभी प्रकार की सेवाओं का इंतजाम किया जाता था। ये चीज़ें अच्छी भौतिक योजना की सबूत थी और इन इमारतों ने शहर के सामाजिक जीवन की भी बदल दिया था। और बाहरी गलियारों के कारण अपराध कम हो गए थे। बड़े बूढ़ों को भी उनके परिवारों के साथ बसा दिया गया था और सामुदायिक कार्यक्रम के लिए सभी इमारतों में खाली मंजिलें छोड़ दी गई थी। शहर में लोगों के आने पर नियंत्रण रखा जाने लगा। चीनी, मलय और भारतीय, इन तीनों समुदायों के बीच यहाँ पर नस्ली सामाजिक टकरावों को रोकने के लिए सामाजिक संबंधों पर भी लगातार नजर रखी जाने लगी। अखबारों, पत्रिकाओं और सभी प्रकार के संचार साधनों पर कड़ा नियंत्रण रखा जाता था। 1986 में राष्ट्रीय दिवस के अपने भाषण में ली कुआन येव ने नियोजन के शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहा है कि अगर हमने निहायत निजी मामलों में दखल नहीं दिया तो हम तरक्की नहीं कर सकते। आपके पड़ोस में कौन रहता है, आप कैसे जीते हैं, आप शोर तो नहीं मचाते, आप कहाँ कैसे थूकते हैं, कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हम ही तय करते हैं क्या सही है, लोग क्या सोचते हैं इसकी हमें ही परवाह नहीं थी। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पर शहर और पर्यावरण की चुनौती की अगर बात करें, जहाँ भी शहर फैले हैं पारिस्थितिकी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। कारखानों, मकानों और अन्य संस्थाओं के लिए जमीन की जरूरतों को पूरा करने के वास्ते प्राकृतिक आयामों को काट छाट करके समतल किया गया है। शहरों में पैदा होने वाले बेहिसाब कचरे और गंदगी से पानी और हवा प्रदूषित हुई है, जबकि शहरी बासिंदों को दिन रात भारी शोर में जीना पड़ता है। सो अलग 19वीं शताब्दी के इंग्लैंड के घरों और कारखानों में कोयले के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल से गंभीर समस्याएं पैदा हो गई थी। लीड्स, बेंडफोर्ड और मैनचेस्टर जैसे औद्योगिक शहरों में कारखानों की सैकड़ों चिमनियां बेहिसाब काला धुआं फेंकती रहती हैं। लोग मजाक में कहने लगे थे कि थोड़े दिन के बाद इन इन शहरों के लोग यही मानने लगेंगे कि आसमान मटमैला होता है और पेड़ पौधे काले होते हैं। और दुकानदार, मकान मालिक और तमाम लोग इस बात से परेशान रहने लगे कि उनके शहरों पर चाहे कोहरा छाया रहता है, जिससे लोगों को जल्दी गुस्सा आ जाता है। धुएं से जुड़ी बीमारियां फैलती हैं और कपड़े सदा गंदे रहते हैं। जब लोगों ने पहली बार साफ हवा के लिए मुहिम छेड़ी, तो सबसे पहले इस समस्या से निपटने के लिए कानूनी रास्तों को आजमाने का प्रयास किया गया। और यह काम आसान नहीं था, क्योंकि कारखाने और भाप के इंजनों के मालिक हैं, वो क्या करते थे, कारखाने और भाप के इंजन अपनी मशीनों में सुधार के लिए पैसा खर्च करने को तैयार यहाँ पर नहीं थे।
जैसे कि यहाँ पर लंदन का धुआं युक्त कोहरा हम देख सकते हैं। पूरा लंदन शहर कारखानों और घरों से जलने वाले कोयले से निकलने वाले धुएं से हटा हुआ था। इसके कारण यहाँ सांस लेना और सड़कों को साफ साफ देखना पाना भी मुश्किल था। और 1840 के दशक तक डर्बी, लीड्स और मैनचेस्टर जैसे कुछ शहरों में धुएं पर काबू पाने के लिए कानून बनाए जा चुके थे, लेकिन धुएं को मापना और उस पर कड़ी नजर रखना मुश्किल था। कारखाना मालिकों ने अपनी मशीनों में मामूली फेरबदल तो किए, जिससे धुएं की तादाद पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। 1847 से 1853 के धुआं नियंत्रण कानून अपने मकसद में नाकाम हो चुके थे। कलकत्ता को भी वायु प्रदूषण का पुराना इतिहास रहा है। यहाँ के लोग 12 महीने धूल भरी मटमैली हवा में सांस लेते हैं। जाड़ों में तो समस्या और गंभीर हो जाती है, क्योंकि कलकत्ता दलदली जमीन पर बसा हुआ था, इसलिए वहाँ ज्यादा कोहरा पैदा होता है और धुएं के साथ मिलकर के काली धुंध पैदा कर देता है। और शहर में भारी वायु प्रदूषण के पीछे इस बात का काफी हाथ है कि वहाँ बहुत बड़ी आबादी गोबर के उपलों और लकड़ी के ईंधन पर आश्रित थी। परंतु प्रदूषण का इससे भी बड़ा स्रोत था वे कारखाने और प्रतिष्ठान, जिनमें कोयले से चलने वाले वाष्प इंजनों का इस्तेमाल किया जाता था। औपनिवेशिक अधिकारियों ने शुरू में दुर्गंध पैदा करने वाले स्थानों को सफाई का इरादा बनाया, लेकिन 1855 में शुरू ही रेलवे लाइनों ने न तो एक और खतरनाक प्रदूषक तत्व यानी कि रानीगंज से आने वाला कोयला भी सामने ला दिया। भारतीय कोयले में राख ज्यादा निकलती है, जिसकी वजह से यह समस्या वैसे ही गंभीर दिखाई देती है। गंदे कारखानों को शहर से बाहर निकाल फेंकने के लिए कई याचिकाएं दी गई, लेकिन उनका नतीजा नहीं निकला। फिर भी कलकत्ता भारत का पहला शहर था जहां 1863 में धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था। 1920 में टॉलीगंज की चावल मिलों में कोयले की बजाय धान की भूसी जलाई जाने लगी, जिसके कारण आसपास के लोगों ने शिकायत की कि हवा में कालिख भरी रहती है जो सुबह से शाम तक बरसती रहती है और यहाँ रहना नामुमकिन है। और बंगाल स्मोक न्यूसेंस कमीशन, बंगाल धुआं निरोधक आयोग के निरीक्षकों ने आखिरकार औद्योगिक धुएं पर काबू पा लिया, लेकिन घरेलू धुएं पर लगाम कसना अभी भी यहाँ पर मुश्किल था। तो यहाँ पर ये निष्कर्ष निकलता है कि तमाम समस्याओं के बावजूद शहर ऐसे लोगों को हमेशा आकर्षित करते रहे हैं जो आज़ादी और नए मौकों की चाह रखते हैं। यहाँ तक कि दुर्गा चरण के उपन्यास में, जिसका जिक्र अध्याय में शुरू में हुआ है, देवताओं को भी अपना स्वर्ग अधूरा सा लगने लगता है। कलकत्ता की अपने शहर में उन्होंने जो कुछ देखा, अनुभव किया, वह उन्हें अपने स्वर्ग में भी नहीं दिखाई देता है। उपन्यास के देवताओं को शहरी जीवन के जिन आयामों के बारे में सबसे ज्यादा बेचैनी थी, वे उन लाखों लोगों के लिए सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता के नए झरोखे की निशानी थे, जिन्होंने शहरों को ही अपना घर बना लिया था।